जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जी भाई, अखरोट के दरख्त से फल भी रहे होते हैं और लकड़ी भी एंड पे यूज होती है, तो वो बायोलॉजिकल एसिड है, वो बियरर होगा। बियरर होगा लेकिन ये एंड पे वो भी फेयर वैल्यू पर, क्योंकि लकड़ी की फेयर वैल्यू है, तो उसकी लकड़ी भी बायोलॉजिकल एसिड है, उसके ऊपर फल भी बायोलॉजिकल एसिड है। फल उसका करंट एसिड्स में पड़ा होगा, शो हो रहा होगा, और लकड़ी उसकी नॉन करंट में, पीपीई में नहीं जाएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे बायोलॉजिकल एसिड में नजर आएगा। तो फल हर साल करंट एसिड में आएगा और जाता भी रहेगा, लेकिन दरख्त हर साल वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे लकड़ी की हर साल वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन रहेगा आपके बायोलॉजिकल एसिड्स के अंदर बैलेंस शीट में, और जिस दिन कटाई करोगे उस दिन निकल जाएगा। जी चलें आगे। अब डिस्क्लोजर्स की अगर बात करें तो डिस्क्लोजर में वो कहता है जनरल डिस्क्लोजर्स, एंड इट इज शैल डिस्क्लोज एग्रीगेट गेन और लॉस अराइजिंग ड्यूरिंग करंट पीरियड। एग्रीगेट गेन और लॉस करंट पीरियड का बताओ, किस किस चीज पे आ सकता है, छोड़े इनको, आप बताएं एग्रीगेट गेन लॉस कहां पे आ सकता है, कब कब आता है। इनिशियल रिकग्निशन पे, अगर तो वो परचेज वाला है तो लॉस आएगा, और अगर वो न्यू बॉर्न है तो वो गेन आ जाएगा। तो इनिशियल मेजरमेंट पे आ सकता है गेन लॉस, और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू मेजरमेंट पर लेकर आते हुए भी आ सकता है गेन या लॉस। तो वो कह रहा है एंटी को ये लाजमी है कि वो डिस्क्लोज करें एग्रीगेट गेन लॉस। कौन सा गेन लॉस यार, यहां पे हमने वो वर्किंग की थी, नहीं की, कहीं पे तो की हो, कोई अल्लाह करे सवाल मिल जाए करीब करीब। उससे नीचे होगा, एक सवाल तो हमने इधर किया था ना, मैं इसलिए करता होता हूँ। चलो इधर से नजर आ रहा है, नहीं है ये, देखो भाई इधर, ये मैंने कहा था ना, पहले दिन सिर्फ लिखा था ईयर एंड गेन लॉस, अगले दिन से इसको क्या लिखना शुरू कर दिया था, रिकंसिलिएशन। तो इसके अंदर ये गेन लॉस है, अलग अलग नहीं है, एग्रीगेट गेन या लॉस हो गया ना इकट्ठा, ठीक है, जिसमें हमने ओपनिंग फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे रखा था, इस पे जो लॉस था वो तो पीएनएल में सीधा ही चला गया था उसी वक्त, ठीक है। फिर ये न्यू बॉर्न आया, इस पे गेन भी चला गया, ये उस वक्त का चला गया, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट गेन लॉस भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बताना होता है, आपने डिस्क्लोज करना है, आपने, स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपको थोड़ी हिम्मत करनी है बस, ठीक है। एंड इट शैल डिस्क्लोज एग्रीगेट गेन लॉस अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑन इनिशियल रिकग्निशन। अगर परचेज वाला है तो उस पर नॉर्मली क्या आता है, नॉर्मली क्या आता है उस पर, लॉस, और अगर न्यू बॉर्न होगा तो उस पर नॉर्मली क्या होता है, गेन ही होता है, ठीक है जी। जी बेटा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ही होती है, इनिशियल ही होती इनिशियल है, सब्सिक्वेंटली तो वो इन्वेंट्री में चली जाती है, तो वहाँ पे फिर वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंट उसकी उधर चली जाती है, ठीक है। तो इनिशियल रिकग्निशन, और एंड फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये परचेज हो चाहे न्यू बॉर्न हो, जो क्लोजिंग डेट के ऊपर आप ईयर एंड में वही लिख देता हूँ, पहले दिन जो लिखा था ईयर एंड गेन लॉस, याद आया। तो ये कह रहे हैं कि जी आपने इसको एग्रीगेट बता देना है, ठीक है, ओके डन, सही है। फिर पढ़ लो, एंटी शैल डिस्क्लोज एग्रीगेट गेन लॉस अराइजिंग ड्यूरिंग करंट पीरियड ऑन इनिशियल रिकग्निशन एंड फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। को मसला बताते हैं हम, बता रहे हैं हम, रेकंसिलेशन बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल के अंदर डिस्क्लोजर दे देते हैं हम, जो गेन लॉस आता है। ये देखो, ये असल में ना डिस्क्लोजर यहाँ से बताना ज़्यादा बेहतर है, पहले वहाँ से दिखा क्या किस गेन लॉस की बात हो रही है। इधर देखो, ये क्या है जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, और यहीं पर अगर कोई न्यू बॉर्न की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट लाती तो वो भी नज़र आ जाती। याद है, शायद वो सवाल भी किया हो मैंने, अल्लाह करे किया हो, सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाए। एक्सट्रैक्ट्स बनाए हों जिसमें, नहीं किया था, ये तो यही है ना, मैं कॉपी करके ले गया हूँ। 12 फिर शायद बोर्ड पे बना दिया होगा, बोर्ड पे बना दिया होगा शुरू वाले सवालों के अंदर ना।
यहाँ पे भी सिर्फ फेयर वैल्यू वही आ रही है। बहरहाल मुझे याद पड़ता है कि मैंने किया था, शायद बोर्ड पे एक्सट्रैक्ट्स बनाए होंगे। बहरहाल मैंने आपको ये कहा था कि देखो 3 चीज़ें आएंगी, एक आपकी सेल्स, दूसरा आपका फेयर वैल्यू गेन या लॉस, ये इनिशियल मेजरमेंट या न्यू बॉर्न वाला आ सकता है, और फिर चेंज इन फेयर वैल्यू जो ईयर एंड पर आता है। ये 3 चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इन एक्सट्रैक्ट्स पे देखें तो आपको ये नज़र आ ही रहा था, बस वो इस सवाल के अंदर चूँकि था नहीं, तो ये चेंज इन फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल में मैंने दोनों ही, मैं कह देता हूँ, मैंने शामिल कर दिए। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का फेयर वैल्यू गेन लॉस आ गया, और ये गेन लॉस क्या है, फेयर वैल्यू चेंज इन फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल का। अगर एडिशनल करना हो तो आप कर सकते हैं, न्यू बॉर्न का अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम, डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, जाके सुने, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी और नोट्स। डिस्क्लोजर का मतलब है इनमें से कहीं पे भी आप लिख दो, अंग्रेजी में लिखो या उर्दू में लिखो, या आप जो है वो कर लें उसको, 1 मिनट मैं गलती पूरी करन दो, या फिर आप उसको जो है वो फिगर्स की फॉर्म में लिखें, टेबलर फॉर्म में लिखें, लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो भाई कौन सा पेपर पास हुआ है पहले बताओ। माशाल्लाह, कौन कौन से पेपर दिए थे। माशाल्लाह, आ जाओ फिर, आ जाओ फिर भाई, आ जाओ फिर। ओ, इनसे इंटरव्यू लेना है, कैमरा तो बंद करता भाई, बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह, शाबाश। अच्छा बात सुनो भाई, बंद ही कर दे, मैं तो कहता हूँ इंटरव्यू शुरू करते हैं ना। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को दोबारा। ये भाई ने थोड़ा सा इंटरव्यू देने की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मैंने कहा दे दें, ठीक है। तो आपने FAR 1 का पर्चा पास कर लिया है, ऐसे ही है। यहाँ पे वैसे FAR 2 पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था, वो तो मैंने भगा दिए थे बाहर से। खैर चलें, R2 पास हुआ है, आपने CMA पास, जी सर, CMA पास किया है। CMA किसी का इस क्लास में रहता हो जो पढ़ रहा हो इस वक्त इस अटैम्प्ट में, ओके गुड, तकरीबन सारे ही पढ़ रहे हैं। तो क्या CMA में मशवरा देंगे आप बच्चों को। एक ही मशवरा है, जिस तरह सर कह रहे हैं ना, रोजाना मशवरा दे दे यार। मतलब रोजाना का होमवर्क करो, जिस तरह सर कहते हैं उसी तरह चलते आओ पास। नहीं मतलब कि किस तरह से करो होमवर्क, कहीं से सोल्यूशन देख के कर लें या बगैर सोल्यूशन के एक दफ़ा होमवर्क करोगे ना, मैच तो नहीं होगा, लेकिन जब दोबारा कोशिश करोगे तो उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन मैच होने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ते थे। सही, आपने जिस तरह कहा था 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। यार इतना भी नहीं है। अच्छा, पर सेशन के दौरान पर पेपर कितना टाइम देते थे क्लासेस के अलावा। सही, 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देने पड़ते। कम से कम 1.5 घंटा मैंने पहले दिन कहा था, और 2 घंटे। चलें, वेरी गुड, अल्लाह आपको कामयाब को। और कोई इनको मशवरा देना पसंद करेंगे आप CMA के लिए। सही, मशवरा यही है इन सब के लिए कि मतलब होमवर्क करते हैं बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। और टेस्ट पास नहीं होते लेकिन पेपर पास हो जाते हैं। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं शायर इस शेर में कि टेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। तशरीफ़ रखें, आप FAR 2 की तैयारी करें, बैठें इधर। FAR 2 का मशवरा आप कितनी देर। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। मुझे बताओ भाई, आप कितनी देर पढ़ते थे रोज़ाना FAR 2 क्लासेस के अलावा। सर क्लासेस के अलावा मैंने R2 ही पढ़ी है समझो, बाकी दोनों तो वैसे ही पास हुए। बाकी दोनों थे कौन से। बाकी CMA था और सीलो। अच्छा, तो आप दिन में क्लासेस के अलावा कितना पढ़ते थे। रेगुलर क्लासेस की बात करो, आखिरी महीने के लिए फिर बुला लेंगे आपको। नॉर्मल दिनों में आप पढ़ते थे तो बताना। नहीं सर, मैं मतलब पहले से ही अपने फ्रेंड से बहुत इंस्पायर था जो कि MBBS कर रहे हैं। मेरी फील्ड नहीं थी मेडिकल, इसलिए मैं CMA आया था ना, तो मैं उससे बहुत इंस्पायर था। मतलब मेरा तो कोई लिमिट नहीं है, मैं शायद 22 घंटे भी पढ़ सकता हूँ एट अ टाइम। माशाल्लाह। तो सर मैं मतलब R2 फुल टाइम पढ़ता हूँ, सीधी बात है। नहीं, बहरहाल इतना भी नहीं होना चाहिए। आप क्लासेस के अलावा हर पर्चे को 1.5 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा और कोई टिप इनको देना चाहें। सर टिप, सबसे बड़ी टिप लाइफ की ये है ना, एग्जाम्स की नहीं, लाइफ की टिप है कि आपने पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है हर टाइम। मतलब जिनको अपने ऊपर बिलीफ हो, मतलब हम लोग साथ में है ना, तो मैं हमेशा पॉजिटिव, मेरी गैदरिंग में होते ही पॉजिटिव लोग हैं जो जिनको अपने आप पर बिलीव होता है कि मैंने पास कर लेना आराम से। बहुत शुक्रिया, तो ये बस सबसे बड़ी टिप। ये बड़ी ज़रूरी बात थी। बच्चा मेरे पास आए ना, कहता है सर फलां सीनियर कह रहा था पेपर मुश्किल है, मैं कहता हूँ पास होने वाले को मिला करो, फेल होने वाले ने कभी नहीं, ये नहीं बताना कि मेरी गलती क्या है। जज़ाकल्लाह यार, बहुत मुबारक हो आपको, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मिठाई भी मैं खा लेता हूँ, मैं खुद खाऊँगा। खोलो है, मिठाई खाते हैं। चलें जी, शुरू करें जी वापस। अभी आपने पास करना है। इन भाई का FAR 2 पास हो गया, आपका अभी FAR 2 जो है वो रहता है। बैठ जाओ, साथ बिठा लो इसको यार। अच्छा जी, शुरू करें जी काम। हम बात कर रहे थे कि एनडीटी के, देखो इस दफ़ा FAR 2 के अंदर इसने क्या किया, IS 41 को मिक्स कर दिया फाइनल अकाउंट के साथ। बताओ इनको कि कुछ भी छोड़ के नहीं जाना।
हैं, यहाँ नहीं हो सकता वो। चले अच्छा जी, तो जनरल डिस्क्लोजर्स चल रहे हैं हमारे। एंटी शेल डिस्क्लोज एग्रीगेट गेन लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन एंड फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कहीं पे भी कर दें डिस्क्लोज, ओके, नोट्स में करें, जाके पीएनएल के फेस पे करें, बता दें गेन लॉस इन चीज़ों का। ओके नेक्स्ट, एंटी शेल गिव डिस्क्रिप्शन, शेल गिव डिस्क्रिप्शन नरेटिव हो या क्वांटिफाइड हो ऑफ ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल सच एज बीफ कैटल है हमारी, डेयरी कैटल है हमारी। जज़ाकल्लाह भाई, ठीक है, अब ये रख दो, मैंने क्लास को खिलाना है, लेके नहीं जाने दोस्तों के लिए। हाँ ये आओ, 2:15 बजे आ जाना यार, आप मीटिंग है मेरी। ऑनलाइन वालों का भी तो मसला है ना, मैंने सोचा कि कल कर लेंगे जूम मीटिंग, फिर मैंने सोचा वो भी तो परेशान होंगे, रिजल्ट तो उनका भी आ गया, इसलिए फिर मैंने आज मीटिंग लगा दी। अच्छा जी आगे पढ़ें। जैसा भी था, मीठा खा खा के ना मेरी सारी महीने डेढ़ की मेहनत जो है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। क्या नमकीन चीज़ लेके, ये देखो जी, ये मैंने आपको दिखाया था ये कि सेल्स बताओ गेन लॉस फ्रॉम चेंज इन फेयरलेस कॉस्ट सेल, ये तो उनका सिर्फ यही होगा। तीसरा मैंने कहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर गेन लॉस भी यहाँ दिखा दो, डिस्क्लोज हो गया। ऐसे ही फिर इन्होंने यहाँ पर शो किए हुए हैं बायोलॉजिकल एसिड्स, नोट नंबर 6। अब नोट्स में जाते हैं, नोट्स काफ़ी आगे जाके आएंगे, तो नोट्स में हम जाते हैं, नोट नंबर 6 पे पहुँचना है हमने, जल्दी जल्दी आगे ना लंघ जाएं। 5 हो गया। अच्छा ये भी बनाना है आपने, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग भी आपके सिलेबस में है, ये आ गया। अब इधर देखो, 1000 में बनी हुई है ये, ठीक है, 1000 में। अच्छा, ओपनिंग इंक्रीज ड्यू टू परचेज गेन राइजिंग फ्रॉम फेयर वैल्यू गेन, वही रेकन्सिलिएशन जो है वो इसका नोट है, वो जो मैं रेकन्सिलिएशन बना रहा था ना वही इसका नोट है। ओपनिंग है, परचेज है, गेन लॉस है, हार्वेस्ट हुआ या फौत हुए तो, सेल हुए तो कम हुए, और ये क्लोजिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये इनकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल एसिड्स में जो ये करंट एसेट्स में ग्रो हो रही हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, बियर प्लांट्स के ऊपर ग्रो जो हुई पड़ी हैं वो एवोकाडोज हैं, मैकाडेमिया है और टी है। अब ये इन्होंने कैटेगरीज बना दी, ठीक है। जानवरों की भी अल्लाह करे कोई दिखा दें, ये उन्होंने, उनका लाइफ स्टॉक भी है, डिफरेंट चीज़ें हैं उनके आगे, उन्होंने बताया कि फेयर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। कहीं पे कोई और, कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएंगे, वो तफसील से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे। कैटेगरीज बनाओ आपकी जो बायोलॉजिकल एसिड्स हैं किस कैटेगरी के। मैं जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ जी मैं बैलेंस शीट बनाई। अब हमारा जो बिज़नेस है, हमारी इस क्लास का जो बिज़नेस है एग्रीकल्चर वाला जो हम कर रहे हैं, उसमें हमने रखे हुए हैं, हमने दूध के लिए गाय रखी हुई हैं, हमने गोश्त के लिए जो है वो बकरे रखे हुए हैं, और हमने जो है वो मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं अंडों के लिए। अब ये क्या है, हमारी बायोलॉजिकल एसिड्स की कैटेगरीज़ हैं, तो हमने इनको कैटेगराइज करना है, ठीक है, कि किस किस नस्ल के हैं। फिर इसमें मेच्योर, इमेच्योर, ये भी अलग अलग करने होते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। मैं ज़रा जाके देख लूँगा ना, अभी पिछले साल के देखे हुए नोट्स कहाँ कहाँ पढ़ी है, फिर हाईलाइट कर लूँगा चीज़ें आपके मतलब की, ठीक है। वैसे आपको ये मैं भेज दूँगा ग्रुप में, आप भी पढ़ सकते हैं इसको अगर कुछ समझ आए तो, बल्कि मैं खुद ही कर दूँगा। अच्छा, तो एंटिटी शैल गिव अ डिस्क्रिप्शन, चाहे नरेटिव हो चाहे क्वान्टिफाइड हो, ऑफ ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड सच एज बीफ कैटल, डेयरी कैटल, फ्रूट ट्रीज, वीट प्लांट, ठीक है। एंटिटी, अच्छा अब ये आगे ज़रूरी नहीं है लेकिन एनकरेज्ड है। एंटिटी इज एनकरेज टू प्रोवाइड अ क्वान्टिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कंज्यूमेबल एंड बियरर एसिड्स और बिटवीन मेच्योर एंड इमेच्योर। ये कोई लाजमी डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन एनकरेज किया जाता है एंटिटी को कि आप अगर ये भी कर लें तो अच्छा है कि आप उसको कंज्यूमेबल बियरर में क्लासीफाई करके शो कर दें, नहीं तो आप उसको मेच्योर इमेच्योर की कैटेगरी बना दें। इस तरह की कैटेगरीज बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मशवरा दे रहे हैं आपको। और उसके बाद ये तो हो गया ना, जहाँ क्या बताओ, एग्रीगेट गेन लॉस बताओ। फिर आप जो है वो डिस्क्रिप्शन दो, हर ग्रुप की डिस्क्रिप्शन दो क्या चीज़ है। उसके बाद फिर आप जो है वो क्वान्टिफाइड डिस्क्रिप्शन दे दो हर ग्रुप की, कंज्यूमेबल बियरर में बांट दो या मेच्योर इमेच्योर में। ये तो हो गए जनरल डिस्क्लोजर्स।
अभी भी आगे वही चल रहे हैं। और उसके बाद एंटिटी क्या करे, प्रेजेंट करे आ रेकन्सिलिएशन, वही जो मैंने आपको भी दिखाई थी, ठीक है। रेकन्सिलिएशन कितने गई, आप कह रहे थे नीचे होनी है, ये बतानी है, ठीक है। ये रेकन्सिलिएशन बनाओ कि क्या करना है। ये अभी आपको दिखा के आ रहा हूँ, जो ककूजी पीएलसी में भी यही थी। बहुत बोरिंग चल रहा है ना काम आज, माजरत चाहता हूँ, ये जान छुड़ा लें, वरना बोरिंग इकट्ठे ही होते जा रहे हैं, फिर मैं किस किस बोरिंग को इकट्ठा कराऊंगा। अभी वो IFRS 16 में पड़ा हुआ है, इसलिए इसको तो जान छुड़ा, बस थोड़ा सा ही है, ये ख़त्म है कहानी बस, ठीक है। ये 2 मिनट बस, ये गया। एंटी शेल प्रेजेंट अ रेकन्सिलिएशन ऑफ चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल बिटवीन बिगिनिंग एंड एंड। The reconciliation shall include gain loss arising from change in fair value less cost to sell. Separate disclosure of physical and price change is encouraged but not required. इसलिए कहा जब तक कहे ना बनाना नहीं है, लेकिन गेन लॉस बता दो। फिर इंक्रीज ड्यू टू परचेज, डिक्रीज एट्रीब्यूटेबल टू सेल या सेल, बस ठीक है, आगे ना पढ़ो। उसके बाद डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट, कटाई कर दी। इंक्रीज फ्रॉम बिजनेस कम्बिनेशन, सिलेबस अभी है तो सही सिलेबस के अंदर, लेकिन फिलहाल सिलेबस आपके लिए ये रेलेवेंट बात नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है, बिजनेस कम्बिनेशन, ठीक है। नेट एक्सचेंज डिफरेंस और अदर चेंजेस। तो बहरहाल अभी तक आपके लिए ये नज़र आ रहा है आपको खरीदने का, उसके बाद बेचने के लिए माइनस हो सकता है, काटने से भी माइनस हो सकता है, बाकी तीनों अगले अभी आपके लिए रेलेवेंट, अदर तो वैसे ही अदर है, ठीक है ना। तो बहरहाल एक रेकन्सिलिएशन बनानी है, आप जहन में वही रखें, ओपनिंग, परचेज, न्यू बॉर्न और क्लोजिंग, और दरमियान में क्या है, फेयर वैल्यू गेन या लॉस। ये रेकन्सिलिएशन बनानी, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है इफ नॉट डिस्क्लोज एल्सवेयर, कहीं और अगर नहीं बताया, क्या नहीं बताया, एन एंटी शेल डिस्क्राइब, कहता है कहीं और अगर ये बातें नहीं बताई तो फिर ये यहां पे बता दो। क्या बताएं जी, नेचर ऑफ इस एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जहाँ से नोट शुरू हुए हैं ना, सबसे पहले इन्होंने ये अंग्रेजी बतानी होती है, हर कंपनी बताती है, ये नोट हम बनाना सीखेंगे, हर कंपनी बताती है। कहाँ बताया, ये देखो, जनरल इन्फॉर्मेशन, पता तो लगे कहाँ की, ककूजी पीएलसी इज इनकॉर्पोरेटेड इन कीनिया अंडर कीनियन ब्ला 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 एंड ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कंपनीज क्या हैं जी, ग्रोइंग, पैकिंग, सेलिंग ऑफ एवोकाडोज, मैकाडेमिया नट्स, टी ग्रीन लीव्स, फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट और सेल ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड सेल ऑफ बीफ, ब्लूबेरीज डेवलपमेंट। अब ये पढ़ के समझ लगने की कि ये क्या क्या करते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपने कहीं और दी हुई है, जैसे अब यहाँ पे हमने दे दिया, ये होती है जनरल इन्फॉर्मेशन कंपनी की। यहाँ पर अगर आपने बता दिया तो फिर कहीं और बताने की जरूरत नहीं, बता दिया। लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो फिर वो कह रहा है IS 41 कह रहा है कि फिर मेरे वाले डिस्क्लोजर में ये भी शामिल है, ठीक है। अगर कहीं और नहीं बताया हुआ तो बताओ, क्या बताओ, नेचर ऑफ इज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स। नजर आ रहा था, देखा था, समझ आई है कि ककूजी पीएलसी क्या कर रहा है, पढ़ के आ गई समझ, ठीक है। और क्या बताओ, एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स और एस्टिमेट्स फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ ईच ग्रुप एंड आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। बस वही बातें हैं, जनरल सी बातें हैं, वो जो जैसे मैं पहले आपको दिखा रहा था कि वहाँ पर हम जब उस नोट में गए थे बायोलॉजिकल एसिड के, तो उसने बताया हुआ था कि इसकी फेयर वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ये कुछ बेसिस बता दो, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कौन से थे, या एस्टिमेट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के हैं, किसके, ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एट द एंड ऑफ पीरियड, आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कौन से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जी, कोई भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं आपके फेयर वैल्यू की एस्टिमेशन के अंदर जो आपने यूज़ कर लिए। मिसाल के तौर पे जी, अब थोड़ा सा जी एक बीमारी सी आई हुई थी इसके अंदर, पोल्ट्री के अंदर, तो अब चूँकि वो ज़रा लोग कम ख़रीद रहे हैं तो इसलिए फेयर वैल्यू के अंदर मामला थोड़ा सा इस तरह से हो गया। तो कोई नॉन फाइनेंशियल अगर फैक्टर्स हैं तो बता दें, कहीं और नहीं बताया हो तो बता दें। ऐसे ही डिस्क्लोजर्स हैं, एंटी शेल डिस्क्लोज। और बताओ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा IS 16 में भी आपने पढ़ा था, जैसा आपने IS 38 में भी पढ़ा हुआ है, अगर है तो शायद है या नहीं है, लेकिन IAS 40 में तो याद है मुझे, 38 वाला जहन में नहीं आ रहा, शायद हो, कि अगर आपने बैंक से आप लोन लेने गए तो बैंक ने आपको कहा अपना प्लांट जो है, प्लांट एंड मशीनरी या अपनी हेड ऑफिस की बिल्डिंग आप एज अ सिक्योरिटी प्लेज करवाएं, आपको लोन दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फार्म वाले, जो हमारा जो फार्म है, अगर हम बैंक के पास जाएंगे तो हमारे पास सबसे कीमती चीज़ तो हमारे बायोलॉजिकल एसिड्स ही हैं। तो हमारे बायोलॉजिकल एसिड बैंक कहता है कि जी ठीक है, आप अपनी ये जो आपकी साहिवाल वाली, आपको पसंद है ना गायें, ये जो साहिवाल वाली 10 गायें हैं आपके पास, ये आप हमारे पास एज अ सिक्योरिटी प्लेज करवा दें, आपको लोन दे देते हैं। अब
ऐसा सिक्योरिटी प्लेज करवा के लोन आपने ले लिया। अब जब लोन ले लिया है तो क्या वो बायोलॉजिकल एसेट आपका नहीं रहा? वो तो जब डिफ़ॉल्ट करेंगे तो गड़बड़ होगी ना, अभी तो आपका ही है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है, जैसे IAS 16 में कहता था, अगर आपने कोई अपना लैंड बिल्डिंग जो है वो प्लेज एज सिक्योरिटी करवा कर लोन लिया है तो कोई मसला नहीं है, बस आपने उसको लिख के बता देना है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, एग्जिस्टेंस बताओ कि जी है, क्या है? प्लेज है। कैरिंग अमाउंट, और जिस चीज़ को प्लेज किया है उसकी कैरिंग अमाउंट ये है, किसकी जी? हुज टाइटल इज़ रिस्ट्रिक्टेड, जो बेच नहीं सकते, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हो लेट से, एंड कैरिंग अमाउंट बायोलॉजिकल एसिड प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज। अगर कोई ऐसा हो तो डिस्क्लोज करो, कोई मसला? ये पुरानी बात ही है, जैसे IAS 16-14 में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है? कुछ भी नहीं, बस बताना है कि जी हमारे बायोलॉजिकल एसिड, ये बाग हमने गिरवी रखवा के लोन लिया हुआ है, बस ठीक है, बाग भी आपका है, लोन भी आप पर है, लोन वापस कर देना, कोई मसला नहीं, होता ही है। जस्ट डिस्क्लोज करो अपने यूज़र को कि कोई एसेट हमारा प्लेज्ड है एज सिक्योरिटी। IAS 16 में भी ऐसे ही है लिखा हुआ, उसके डिस्क्लोजर में भी। कहो तो FAR 1 खोल के दिखाऊँ अब? तो पास हो यार, जाने दो, क्यों खोलना चाहते हो इस किताब को? ठीक है, सही है, जस्ट डिस्क्लोज करना है। आपके ही एसेट है, बैंक उठा के तो नहीं लेगा ना, आपके पास ही पड़ा हुआ है। वो तो डिफ़ॉल्ट होगा तो गड़बड़ होगी। अभी बस लोन है, लेकिन उस लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है वो आपका कोई एसेट है, यूज़र को बता दो। अगर वो PPE है तो IAS 16 के सब नोट में डाल दो, और अगर वो कोई बायोलॉजिकल एसेट है तो इधर डाल दो। ओके, एक लाइन ही डालनी है। एंटिटी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट और एक्विजिशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। बिल्कुल ऐसे जैसे IAS 16 के अंदर और 40 के अंदर भी था। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है फ्यूचर में, अभी ख़रीदा नहीं है, ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। हम ऑस्ट्रेलिया में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपसे अगले साल 250 गाय खरीदेंगे, तो छोटी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे इस इन्फॉर्मेशन में। अभी तक क्योंकि वो ख़रीदी नहीं है तो बायोलॉजिकल एसिड में नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन अंग्रेज़ी में लिख के बता दो। और एंटिटी शैल डिस्क्लोज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कि आप अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो रिलेटेड जो रिस्क है उनको कैसे मैनेज करते हैं आप, क्या प्लान है आपका, किस तरह से आप मैनेज करते हैं इसको, ठीक है? अच्छा जी, वो फिर साथ ही उसने ये बताया कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो होती है ना, उसको अक्सर ही बहुत मसले मसाइल रहते हैं। देखो ना, अब ये जो जानवर है, जो जानवर हैं आपके, इनको भी इंसानों की तरह रोज़ ही कोई ना कोई मसला हुआ पड़ा होता है, ठीक है? जानवरों को कभी को ठंड लग गई है, ज़ुकाम लग गया, जी गर्मी लग रही है, बीमार हो रहे हैं, जी बुखार हो गया आज इनको, बिल्कुल उसी तरह से। तो फिर जैसे फसल हैं, वो टड्डी दल आया हुआ था, एक याद हो कुछ अर्सा पहले काफ़ी ज़्यादा था, वो जिधर आता था वहाँ पे ऐसे बैठ के उठ के जाता था, नीचे से सब सफाई होती थी। तो ये सारे मसाइल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ हैं। साथ ही बात कर रहा है, पहले कह रहा है डिस्क्लोज करो कि आपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कैसे मैनेज, किस स्ट्रेटजी से मैनेज कर रहे हो, ये बताओ। फिर साथ ही उसने थोड़ी सी ज़रूरत इसकी महसूस करवाई, जो बाकी स्टैंडर्ड्स में ये वाली बात कहीं नहीं लिखी हुई थी डिस्क्लोजर में, यहाँ पे क्यों लिखवाया? कहता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज़ ऑफन एक्सपोज टू क्लाइमेटिक डिजीज़ एंड अदर नेचुरल रिस्क। If an event occurs that give rise to material item of income or expense, the nature and amount of that item are disclosed in accordance with IAS 1. For example of such event include an outbreak of viral infection, फैल गया जी, ठीक है, बर्ड फ्लू आ गया, अब आपकी मुर्गियाँ रोला पड़ गया है जी, ठीक है ना, सही है? तो ऐसे ही आउटब्रेक ऑफ वायरलेंट डिजीज़ है, कोई वायरस फैल गया, कोई सैलाब आ गया, आपका फसल तबाह हो गए, जानवर तबाह हो गए। सवियर ड्रॉट, कोई आपका कहत बहुत शदीद पड़ गया, फ्रॉस्ट किसे कहते हैं, ज़्यादा सर्दी होगी भाई कह रहे हैं, प्लेग आ गई, जानवर आ गए, टड्डी दल आ गया, ठीक है? ये मसले मसाइल हैं। उसने मिसाल के तौर पे कहे कि जो जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है एक्सपोज्ड होती हैं। तो अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए, पहले उसने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताओ, फिर अगली बात कर रहा है अगर ऐसा कोई इवेंट हो जिससे मटेरियल आइटम कोई निकल रहा है, इनकम आ रही है एकदम से, या एक्सपेंस कोई हो गया एकदम से, नुकसान हुआ है, तो वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये लामे के डिस्क्लोजर्स हैं, कुछ लामे के। और मज़े की बात ये है कि आपका ये जो लामा है, लामा, ठीक है, ये लामा जो है इसके जो डिस्क्लोजर्स हैं, क्योंकि ये कॉस्ट पर रखा होता है ना हमने, तो इसके डिस्क्लोजर्स बिल्कुल वही हैं जो ऐसे IAS 16 के होते थे। चेक करें, सुकून ही सुकून है। If an entity measures biological asset at their fair value less accumulated action and any accumulated impairment loss,
वो कह रहा है ऊपर देख के आओ, जिसके बारे में कहा था कि उसकी कॉस्ट फेयर वैल्यू रिलायबल मेजरेबल नहीं है, तो उसको आप किस पे रख लो, कॉस्ट पे। उसके बारे में कह रहा है एट द एंड ऑफ पीरियड एंटी शैल डिस्क्लोज फॉर सच बायोलॉजिकल एसिड्स। लामे के लिए क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? पहले तो बताओ कि ये लामा है, डिस्क्रिप्शन पहले तो बताओ कि ये लामा है, फिर बताओ कि जी ये क्यों नहीं इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिन हो रही जी, ये अभी पाकिस्तान में किसी पास है ही नहीं जी, बस इस वजह से एक्टिव मार्केट नहीं है, फेयर वैल्यू डिटर्मिन नहीं हो पा रही। फिर अगर पॉसिबल है तो कोई रेंज चेंज बता दो। अच्छा, ये भी आपको अगर मैं याद करवाऊँ ना, तो IS 40 के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं होती थी, उसको मजबूरन कॉस्ट पे रखा जाता था। उसके बारे में यही 3 बातें थी, जगह बताओ, मतलब प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दो, वजह बताओ क्यों नहीं डिटर्मिन हो रही फेयर वैल्यू, और अगर पॉसिबल है तो एक रेंज बता दो। ये भी वही कह रहा है कि वो वाला बायोलॉजिकल एसिड जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं थी, तो मजबूरन उसको किस पे रखा, कॉस्ट पे। तो उसके बारे में क्या बताओ, क्या चीज़ है, क्यों फेयर वैल्यू निकल रही, और अगर पॉसिबल है तो रेंज बता दो, अंदाज़ा। अगर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो ये लिख दो कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए रेंज बताना भी, और अगर पॉसिबल है तो बता दो जी एक लामा जो है जी 1 लाख से 2 लाख के दरमियान का होगा, मेरा अंदाज़ा है, अगर पॉसिबल है तो रेंज बता दो। ओके, उसके बाद अगला सब सेम, डेफिनेशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो, लाइफ या रेट बता दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, और अकोमोडेशन बताओ बिगिनिंग पे और एंड पे। पूरा यही, ये सारा ही PPE IS 16 वाला PPE जैसा, ऐसा ही है, तो PPE के नोट जैसा ही ये नोट बन जाएगा इसका, यानी कि उसी तरह से ही है। इन एडिशन रेकन्सिलिएशन में ये भी शामिल हो इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन। वही नोट जैसे PPE का बनता था, लामा एक तरह से PPE जैसा ही हो जाएगा ना, कॉस्ट मॉडल पे आ गया। और इफ फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल प्रीवियसली मेजर्ड एट कॉस्ट नाउ बिकम्स अवेलेबल, सर्टेन एडिशन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। कहता है अगर बाद में लामे की फेयर वैल्यू टर्मिनेबल हो जाए तो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी दो, जब हो जाए तो। क्या बताओ, लामा है जी, फेयर वैल्यू इस वजह से हो गई कि जी हमारे मोहल्ले ने, फिर शहर ने, फिर मुल्क ने, सब लोगों ने, भेड़ चाल है ना हमारी कौम के अंदर, हर घर के अंदर अब जो है वो 2-2 3-3 लामे खड़े हुए हैं, तो फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन हो, बता रहे हैं उनको, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ चेंज, उससे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ वो भी आप बता दें। इफेक्ट किसी तरह से बता सकते हैं आप, गेन नज़र आ रहा है PNL के अंदर तब भी वो बता दिया आपने, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट अभी पढ़ के आ रहे हैं, बताओ जी इसके बारे में IS 41 कह रहा है, क्या बताओ, एंटी शेल डिस्क्लोज फॉलोइंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड के बारे में ये बताओ। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्रांट, रिकॉर्डेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट बता दो जी, ये इतने पैसे आए हैं, ठीक है, और इसलिए आए हैं। उसके बाद अनफुलफिल्ड कंडीशंस, वो जी 4 साल अभी रहते हैं, 5 में से 1 साल गुजरा है जिसकी हमने इनकम अभी बनानी है, 4 साल रहते हैं, तो अनफुलफिल्ड कंडीशंस बताओ। अदर कंटिजेंसीज, अगर कोई खतरात हैं, कोई कंटिजेंसीज हैं तो वो भी डिस्क्लोज कर दो। और सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपेक्टेड इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये सिग्निफिकेंट डिक्रीजेज एक्सपेक्टेड मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपको गड़बड़ होती है तो फिर कितनी ग्रांट आपको रीपे करनी पड़ सकती है। छोटी छोटी 2-4 बातें बता दो। ये ज़रा रीड करके आइएगा, रीड ऑनली, जल्दी से लिखें। ओ माय गॉड, PPE इंक्लूडिंग बेयर, ये थोड़ा सा ना, ये क्या है प्रेजेंटेशन, मतलब ये जैसे आपको मैंने बनाकर दिया था ना, ये या गौर करिएगा तो आपकी अगला फॉर्मेट मिलता जुलता ही है। जस्ट एक नज़र मार के चलते हैं। पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहूँगा। गेन लॉस फ्रॉम चेंज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गेन, बर्थ पे गेन, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल, लॉस ऑफ ऑन इनिशियल रिकग्निशन, ये चीज़ें PNL के अंदर आती हैं। हम तो इससे भी आगे चले गए थे, पूरा PNL बनाकर देख लिया था, लेकिन उन 4-5 आइटम में से सिर्फ 3 आइटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। तो वो सारे के सारे आइटम्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे आपके सवाल के अंदर आ जाए। अभी सवाल में थे नहीं ना इतने, अगर कोई न्यू बॉर्न का बर्थ वाला होता तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देता। बात समझ आ रही है ना, वो था नहीं इस सवाल के अंदर, जब मैंने ये सवाल किया तो लिखना होता तो मैं यहाँ लिख देता, ठीक है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट की नज़र डालें तो पहले इधर नज़र डालें अपनी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखें तो PPE है, बायोलॉजिकल एसिड है, इन्वेंट्री है, हो सकती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, मेरी जीरो थी पर मैंने लिखी इसलिए, इन्वेंट्री हो सकती है, कोई और सप्लाईज हो सकती हैं, कैश है, इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो इनकी बैलेंस शीट कैसी नज़र आ रही किताब में, PPE नज़र आ रहा है जिसमें आपके बीरर प्लांट भी आ जाते हैं, और IS 41 के मेच्योर इमेच्योर, ये डेयरी कैटल है ना, कैटेगरी अलग बना दी, और ये शीप है, ठीक है।
तो अलग से कैटेगरी बन गई, मेच्योर इमेच्योर में अलग कर सकते हो। करंट एसेट्स में, बायोलॉजिकल एसेट्स में क्या आएगा, एनुअल क्रॉप्स आ सकती हैं, मैंगोज ऑन मैंगो ट्रीज इधर पड़े हो सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल एसेट्स में काउ फॉर स्लॉटर आ सकती है। ये क्या है, ये तो थे ना पौधे, ये जानवरों के अंदर करंट एसेट हो गए, जो आपने बकरा या गाय ज़बह करने के लिए रखी हो, 2-4 महीने में ज़बह हो जाएंगे, नॉर्मली इसलिए तैयार होते हैं वो, ठीक है। और IS2 में इन्वेंट्रीज़ में आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट भी हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो पहले भी स्टॉक के अंदर होती थी, ठीक है। तो ये ज़रा आपने रीड ऑनली करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन आपको पता है, पर जो नहीं पता वो मैं बताऊंगा। और तो इसमें अब कुछ भी नहीं बचा, इसका जूस निकल चुका है। अब MCQs पे आए। जी सर, क्या टाइम हो गया तुम्हारा? अल्लाह तुम्हारे लिए आगे आसानियाँ करे। अभी 1-2 मिनट तो कर लो यार, मैंने बोला था तो, बस 1-2 मिनट जानी, 1-2 मिनट। Which two of the following assets require application of IS 41? एंड पेज नंबर है 641। ऐसे थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, कितने बच्चों ने घर पे MCQs किए थे। अच्छा, रिजल्ट का इतना प्रेशर था कि अगला रिजल्ट खराब कर लिया इन्होंने, अब 1-2 दिन ज़ाया करके। इसको सही करना है अब 1-2 दिन जोर लगा के। Which two of the following assets require application of IS 41? Animal kept by zoo for eating earning tickets revenue। ये तो IS 41 में नहीं आता, ये तो PPE में आता है। याद आ रहा है कुछ? सारी बातें की हुई हैं, हर बार बच्चों से की भी जाती हैं, तो उन्हीं में से ही MCQs आए हुए हैं। देखिए, पैरेट्स केप्ट बाय रेस्टोरेंट फॉर मियाँ मिट्टू करने के लिए रखा हुआ उसको, अस्सलाम वालेकुम सिखाया उसको, जो बंदा नजराता है वो अस्सलाम वालेकुम बोलता है उनको। तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? नहीं। बर्ड्स केप्ट फॉर सेल बाय अ पेट शॉप। आर यू श्योर? श्योर? देख लो। चलो अगला पढ़ते हैं। हैंस केप्ट बाय पोल्ट्री फॉर, ये तो नहीं होगा। अब क्या करें, उसने 2 बोला था, शुक्र है, चलो जान छूटी। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही है, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। उसने जानवर रखा हुआ है फॉर सेलिंग पर्पज ना, ठीक है, पेट्स रखे हुए हैं। नेक्स्ट 25, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड मयर डेट इट्स फेयर वैल्यू लेस अकोमोडेशन और इज अकाउंटेड फॉर अंडर। गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है ऐसे बायोलॉजिकल एसिड की जो मयर होता है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे। ये तो वो ये भी पढ़ के आ रहे हैं, तो उस पर आपका वो किस स्टैंडर्ड के अंदर आएगा, वो IS 20 के अंडर आएगा। इधर नहीं आएगा, इधर भी नहीं जाता और इधर भी नहीं जाता, ये चवला मारियाँ ने इन्होंने, ठीक है। अच्छा, वैसे ही आपने इनको ज़रा पूरा करना है, ठीक है। ये 24 है। अच्छा, एक छोटी सी बात जहन में रखनी है सारे MCQs करते हुए, अगर वो कहे कि बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग पिछले पीरियड की क्लोजिंग पे पड़ा था, तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो चुकी होती है फिगर, याद रखना, बैलेंस शीट से अगर उठाकर दे रहा है वो। और अगर वैसे ही उसने कहा है कि ये फेयर वैल्यू है, तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल आपको करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाले MCQs हैं, 15 मिनट भी नहीं लगने इंशाल्लाह, इनको फड़का देना है हमने। एक आधा और तो करें, ये वाले पेज पे सिर्फ मैंने ये छोड़ा है, होमवर्क कैलकुलेशन वाला छोड़ दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इवन इफ फेयर वैल्यू इज मेजरेबल? बायोलॉजिकल एसेट एट इनिशियल रिकग्निशन, ये तो रिक्वायर्ड है, ये तो रिक्वायर्ड है। बायोलॉजिकल एसेट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग, रिक्वायर्ड है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, रिक्वायर्ड है। एग्रीकल्चर एट द एंड, हाँ, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। इसके तो ये तो ये फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे नहीं है। इवन इफ फेयर वैल्यू वेरिएबल है, वो IS2 बन चुका है, इन्वेंट्री में चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओशन फिशिंग इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, नो। बायोलॉजिकल एसेट आर नेवर डेफिसिट, नो। ये दोनों गलत हैं। क्या मतलब, लामा बायोलॉजिकल एसिड नहीं है? लामा इज अ लिविंग एनिमल, बायोलॉजिकल एसिड है कि नहीं है? उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो हम उसको डेप्रिशिएट तो करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों गलत हैं, जरा पीछे से भी देख लो, नन ऑफ द अबव है मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही सारे MCQs हैं, तो 15 मिनट भी नहीं लगने। कल इंशाल्लाह हमने इसको साइड पे कर देना है। कल हाफ लेक्चर IS 21 का होगा, हाफ में ये बाकियात चलती रहेंगी इसी तरह से। अल्लाह हाफिज़।